चलिए, तो हम लोग आज कृषि चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है। कृषि चैप्टर में हम जानेंगे कि कृषि क्या होता है, कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, कृषि क्या मतलब कृषि से जुड़ी आपके क्लास 10th में जितना भी प्रॉब्लम या जितना भी चीज़ें होगी ना, चैप्टर ख़त्म होते होते तक आपको पूरा कंफर्म जानकारी हो जाएगा। रटने याद करने का झंझट ही आपका ख़त्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सीखना है। देखिए, दो गो चीज़ होता है। एक होता है कि चैप्टर को ख़त्म कर दें, एक चीज़ होता है कि आप उस चैप्टर को इतना अच्छा से समझ लीजिए कि उसमें से कहीं से भी कोई सवाल पूछे तो आप उसको बना दीजिए। बनाने का मतलब है कि आप उसके जवाब को अपने इच्छा से बढ़िया से दे सकते हैं। तो तैयारी इस हिसाब से होना चाहिए कि जवाब हमें याद नहीं करना पड़े, जवाब एनी टाइम हम हमारे माइंड में वो चलता रहे। ठीक है। तो कृषि कृषि चैप्टर आपके भूगोल विषय के है, 10वां के। और यह हम आपको जो पढ़ाएंगे वह एनसीईआरटी का बुक रहेगा। ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के बुक से क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th का भूगोल। तो हम शुरू करें क्लास। अब हो गया ना रेडी तुम लोग? चलिए, सुनिए आप लोग, पहला बात सुनिए। आपको हम पहला बात क्या बताते हैं, देखिए। हम अपना सपोर्ट में रख लीजिए। देखिए, पहला बात सुनिए। कृषि जो होता है ना, कृषि के बारे में जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले आप कृषि के बारे में कहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा, अपने देश से। ठीक है। अपने देश यानी कि भारत से जब हम कृषि के बारे में जानना शुरू करेंगे, चलिए ये भारत हो गया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को हिंदुस्तान नहीं लिखा गया संविधान की किताब में। हालांकि जब पॉलिटी पढ़िएगा, राजनीतिक शास्त्र, तो वहां पे जानिएगा कि इंडिया को भारत क्यों नहीं कहते, सॉरी, इंडिया को हिंदुस्तान क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब लिख के चले गए हुए हैं। उनका लिखल वर्मा जी नहीं काट पाएंगे तो छोटा मोटा नेता का क्या औकात। अब सुनिए, कृषि, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि कृषि प्रधान देश माना जाता है। ठीक है। कृषि यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में इसलिए होती है क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के अलावा भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो मिट्टी कृषि के मामले में बहुत उपयोगी होती है। भारत के कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, जिस कारण वहाँ पे अलग अलग तरह की खेती होती है। इसीलिए भारत में अधिक लोग कृषि का कार्य करते हैं। क्यों क्यों तो एक ही रीजन है कि भारत की मिट्टी कृषि योग्य बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अलावा हम अन्य देश में देखें तो अन्य देश की मिट्टी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी भारत की मिट्टी में है। जितनी भारत की मिट्टी उतनी बढ़िया है। दूसरी बात कि भारत में कृषि जो होता है ना, कृषि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। ठीक है। तो कृषि में पानी चाहिए। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा ठीक से नहीं होती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की नदियाँ सूखी पड़ी रहती हैं। और भारत में ही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ की नदियाँ सूखी हुई रहती है, पानी वहाँ पे ठीक से नहीं पहुँच पाता है। लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी पहुँच जाती है। वहीं बात करें भारत में, तो भारत में हिमालय नदी से, हिमालय पर्वत से निकलने वाली सदा नीरा नदी, जो कि सतवाहिनी नदी, हिमालय से जो नदी निकलती है उसे सतवाहिनी नदी कहते हैं। और वह सतवाहिनी नदी जब भारत में घुस जाती है, हाँ सदा नीरा उल्टा बोला गया हमको, सुनिए लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हिमालय से निकलेगी सतवाहिनी। हिमालय से कौन निकलेगी? सतवाहिनी। और जब यह नदी नेपाल होते हुए इंडिया में एंट्री करेगी तो यह हो जाएगी सदा नीरा। सदा नीरा नदी, क्यों सदा नीरा नदी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी कभी भी, इस नदी का पानी खत्म नहीं होती है। तो भारत के प्रमुख कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस नदी का एरिया पहुँच जाता है, तो वहाँ तक के पानी के भरपाई को यह अच्छी तरह कर देता है, जिस कारण उस क्षेत्र में कृषि का सिस्टम जो है बढ़िया से हो पाता है। क्या कर रहा है तुम? ये सोच रहा नाक मुंह पड़ेगा तुम, इसलिए नहीं कहते थे पर ये ना करके गोल गोल करेगा कुछ देर के बाद ही। देखो पर फिर हाथ कहाँ रखे भाई, नीचे रखो। बाद में कहेगा सर हमको समझ में नहीं आई, क्या लिख दिए हैं। ध्यान दो, सबसे ज्यादा टेंशन हमको तू ही देता है। 4 का स्क्वायर 16 होता तो कहता है केना हुआ 16। टेंशन तुम ही देता है हमको। ध्यान दो,
सदानीरा नदी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सदानीरा। सतवाहिनी का ही भारत में नाम क्या पड़ जाता है, सदानीरा नदी। इसके अलावा हम मानते हैं कि हिमालय, भारत के नेपाल में इधर हिमालय पर्वत है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हिमालय पूरा भारत में पानी दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। कुछ ऐसे जगह जैसे गुजरात, गुजरात के बगल में एक जगह मान लो कि यह राजस्थान है, तो राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है पूरे भारत के अंदर जहाँ पे मरुस्थल होता है, बालू होती है, धूप अधिक पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पे बालू होगा वहाँ पे पानी होगी, तो वहाँ पे पानी का तो बहुत दिक्कत हो जाता है, तो वैसे जगह में खेती करना संभव है नहीं। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे पानी सही से नहीं पहुँच पाता है, तो जहाँ पे पानी सही से नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खेती बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी वर्षा क्या करती है, कृषि के लिए एक मीठा उपहार बन के बरसती है और किसानों के जीवन में खुशियाँ ला देती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा जो है ना एक मीठा उपहार है। किसके लिए उपहार है, तो कृषि कार्य के करने के लिए वर्षा क्या है, एक मीठा। अब एक बात बताइए कि अगर वर्षा सही से नहीं होगा कुछ ऐसे जगह पे, तो वहाँ पे क्या कृषि सही से हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो वर्षा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुनिए, अच्छा सुनिए, वर्षा क्या है, मीठा उपहार बन के उसका काम कर देती है। उसके बाद अगर हम बात करें, यही वर्षा एक ऐसा चीज है, यह वर्षा एक ऐसा काम करती है जो कि, क्योंकि देखिए वर्षा तो हमारे और आपके हिसाब से होगा नहीं, ये प्रकृति के हिसाब से है। और भारत में अमूमन जब वर्षा होती है ना, तो पता चलेगा कि बिहार में वर्षा हो रहा है, दिल्ली में वर्षा नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है, तो इसी में जब हम भूगोल में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आप समझिएगा। अभी इस चैप्टर में हम वर्षा की चर्चा नहीं करके सिर्फ कृषि की चर्चा को ही बरकरार रखेंगे कि आखिर किसी और राज्य में वर्षा क्यों हो गया, यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं हुआ। इस तरह के सवाल का सोल्यूशन आप जान जाइएगा। तो कभी कभी भारत में क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा का समय 3 से 4 महीना का होता है, और यह 3 से 4 महीना जो वर्षा होती है ना, तो यह कोई ठीक नहीं है कि यह वर्षा एक समान होगी, या कभी जोर से हो जाएगी या कभी धीमी हो जाएगी। तो इस वर्षा की कोई गारंटी नहीं है। अधिक वर्षा होने के कारण जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पे फसल बर्बाद होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा तो फसल बर्बाद होगा, तो फसल बर्बाद होगा तो ऐसे जगहों में ऐसे फसलों को उगाया जाता है जो वर्षा के मौसम में टिकी रहे डट के खेत में, ठीक है। तो अमूमन कह सकते हैं कि इसमें 3 से 4 महीना का जो समय होता है, इसमें रंग बिरंग का फसल नहीं लगा सकते आप। लगभग धान का लगा सकते हैं, गन्ना का फसल लगा सकते हैं, ये सब फसल इस मौसम को झेल पाएगा। अगर आप दाल लगा दीजिएगा, सरसों लगा दीजिएगा, तो वो सबको डुबा के ले जाएगा वो। तो इस ऐसे मौसम में एक ही तरह के फसल किसी स्थान पर बढ़िया से उग सकता है। दूसरी बात कि अगर इस तरह की बात होती है तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे कृषि करने के लिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ही प्रकार के फसल उग रहा है, तो भारत में कुल 15% ऐसे भूमि हैं जहाँ पर 2 या उससे अधिक, ऊपर की ओर तीर है मतलब अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार की फसलें उगाई जाती है भारत में, तो वह है मात्र 15% भूमि पर। पूरा भारत कितना हो गया, 100%। इसमें से 15% ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे 2 से अधिक तरह की कृषि उगाई जाएगी। ये कैसा हो कृषि हो गया, जैसे कि एक ही खेत में गेहूं रोप दिए, उसी में सरसों रोप दीजिए, 2 कृषि हो गया। अच्छा, और क्या होगा, अब आपके पास खेत है, आप इसमें इतना क्यारी बना दीजिए, क्यारी समझते हो ना, आरी, हाँ, एगो ऐसे कर दो, इसमें तुम लहसुन बो दो, इसमें गेहूं का बिछन डाल दो, प्याज रोप दो, गोभी रोप दो। तो देखिए खेत हमारे पास एक ही था, हम उसमें बाउंड्री बना करके एक ही समय में कई सारे फसल उगा दिए। तो ऐसा करने के लिए भारत में मात्र 15% भूमि है जिस पर इस तरह की फसल होती है। बाकी पर 4 कट्ठा एक खेत है तो 4 कट्ठा में धान रोपाएगा, क्यों न, तो हमारा डुबा के लेके चल जाएगा। तो ऐसी भूमि हमारे पास मात्र 15% है जहाँ पे हम 2 या उससे अधिक प्रकार की फसल को उगा सकते हैं। पानी आप लोग नहीं लाए हैं, कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्री, कृषि को क्या कहते हैं,
हिमालय से कौन सी नदी निकलती है जो कृषि कार्य में बहुत। चलिए अब बात करते हैं कुछ और। भारत देश जो है आपका आपका ये जो भारत देश है, जरा गौर से समझिए, इस भारत देश में कृषि का महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, कृषि कोई भी चीज जो होते हैं ना, एक सोचने वाले व्यक्ति के हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो कोई भी चीज होता है ना तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी महिला को देख रहे हैं कि गांव के खेत में बैठकर वह महिला बकरी चरा रही है, साथ साथ अपने बच्चों को खिला रही है, उसके साथ साथ वो घास भी काट लेती है, राइट, ऐसा होता है। तो आप अगर सही से देखेंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के औचित्य से अगर आप देखते हैं उसको, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आप उस गांव के जमींदार है, मूर्ख है, तो आप देखिएगा कि बकरी चरा रही है तो मेरा काम सही से, घास सही से नहीं काट रही है, वो अपना बच्चा को खिला रही है, बकरी को चला रही है, मेरा घास सही से नहीं काट रही। तो जब वह व्यक्ति उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार कर रहा है तो उस व्यक्ति का उस औरत के प्रति शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब क्या होता है कि आप उसकी स्वतंत्रता, उसके निजी जीवन को आप मतलब खराब कर रहे हैं। वहीं पे एक पढ़ा लिखा आदमी या एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक दृष्टिकोण से सोचता होगा या सोचता होगा आर्थिक दृष्टिकोण से सोचता, आर्थिक माने होता है पैसा, या राजनीतिक दृष्टिकोण से नेता टाइप में सोचता होगा, तो इस सब लोग का अपना अपना एक बयान आएगा। ठीक है, जमींदार लोग का बयान हो गया कि वह गलत कर रहा है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, इसी में समाज शास्त्री कहेंगे, जो समाज के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, वह कहेंगे कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है। यह महिला घर का खाना 5 से 7 घंटा में बच्चों का काम करने के बावजूद भी समय बचता है तो यह खेत में आके काम करती है। यानी कि समाज में महिला का स्थान जितना निम्न है उतना निम्न नहीं होना चाहिए, इसके स्थान को और ऊपर कर देना चाहिए। जब आपको पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा कि महिला कितना देर काम करती है घर में, उसका अमूमन वेतन कितना होना चाहिए, मतलब एक तौर पे, मेहनती के तौर पे। दूसरा बात, अगर आप एक अर्थशास्त्री मतलब पैसा मनी माइंडेड आदमी की तरह सोचते हैं तो आप सोचिएगा कि वह महिला सारा काम करने के बावजूद उस खेत में गई है, इसका मतलब है कि उस महिला को पैसा का दिक्कत है। देखिए, महिला काम तो एक ही कर रही है लेकिन सोच क्या है, सब लोग का सोच अलग अलग है। इसीलिए अभी क्या होता है ना कि जो लोग आईएएस वगैरह बनते हैं या बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उन लोगों से ये नहीं पूछा जाता है कि आप बताइए। उन लोगों से जब पूछा जाता है ना तो पूरा उसको उकेट पोकेट के बताना पड़ता है। राजनीतिक आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, कहेगा इस महिला के साथ सामाजिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, और इसका बहुत तरह का इसके साथ जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इसीलिए मैं नेता बनूंगा तो महिला के, गरीब को, जितने भी गरीब महिला है सबको पावर में लाऊंगा, सबको सरकार सुविधा देगी, तो महिला सब क्या करेगी, उठ के जाएगी नेता को वोट देगी, है कि नहीं। सब लोग का अपना अपना सोच होता है ना। पढ़े लिखे लोग, जब पढ़े लिखे आप व्यक्ति बन जाइएगा तो आप यह एक निर्णय ले सकते हैं कि अगर कोई घास काटने वाली औरत के ऊपर कोई गांव का मालिक, मजदूर या पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको डांट रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि गलती किसकी हो सकती है। और गलती आप समझ सकते हैं ना, लेकिन आप उसको गलत उसी वक्त मत कह दीजिए, क्योंकि उसी वक्त कहिएगा तो वो ओकरा छोड़ के आपसे लड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चीज़ों को सीखिए, आप उसके बीच के अंतर को समझिए। ठीक है, आप एक सेकंड के लिए आप समझिए मेरे, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इसमें कई सारे कारण होंगे। एक कारण होगा आर्थिक कारण कि हम पढ़ाएंगे तो हमें पैसा मिलेगी, हमारा आय का स्रोत हो जाएगा। दूसरा कारण कि हम पढ़ाएंगे तो हमारी नैतिकता, हमारे शिक्षा में ऑटोमेटिकली विकास होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक नहीं। मेरा भी एजुकेशन बढ़ेगा, आपका भी एजुकेशन बढ़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मतलब कुछ भी तर्क लगाइए। आपको पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि विषय को ख़त्म करके एग्जाम में पास करना हमारा पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब यह होता है कि हमें हमारे समाज, हमारे अपनों, पराया, इस सब चीज़ का पहचान आसानी से हो जाए। कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो आप पढ़ लिख के क्या हो गए, बैल हो गए ना। इसलिए ये सब पहचानने की क्षमता सभी लोगों में होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी आपके अंदर यह चीज़ का क्षमता आ जाएगा ना, आप जिंदगी में उतना जल्दी सफल होइएगा।
आप चाहते हैं ना कि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में हम बिहार टॉप करें या जिला टॉप करें, तो सबसे पहले आपके अंदर एक समझ बूझ होनी चाहिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कर जाइएगा, है कि नहीं। हालांकि मैट्रिक वाले बच्चा सब में अमूमन क्या होता है, बचपनापन होता है, एक आध गो उल्टा पुल्टा काम करिए लेता है। आगे बढ़े, कम टू द पॉइंट, बात करते हैं भारत की। किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। यहाँ पे भारत है। अब बात करते हैं भारत में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे एक से अधिक प्रकार की कृषि बहुत अच्छे से होती है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण किस कृषि को कहा जाता है। भारतीय अर्थ, इधर कहाँ लिखे जी, इधर लिखे, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण कौन जगह, कृषि को कहा जाता है। यह कृषि इसलिए इसको प्राण कहा जाता है, अर्थव्यवस्था को, आप समझिएगा। यह कृषि एकमात्र ऐसा चीज है जो इस भारत में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को पेट भरता है। और लोग किसान को गलत सलत करते हैं, मोदी जी तो और गलत काम करते हैं, किसान के लिए गलत कानून बनाते हैं और अडानी और अंबानी के लिए बढ़िया बढ़िया कानून बनाते हैं। ये मोदी जी इस हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा करना चाहिए मोदी जी को, बताइए मित्रों, करना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कृषि क्या है, हमारे हमारे कहने का मतलब है कृषि वह है जो सभी लोगों का पेट भरता है। उसके साथ साथ यह पेट ही नहीं भरता है 150 करोड़ 135 करोड़ जनता का, पूरे भारतवर्ष का, यह जो है ना कच्चा माल भी देता है। कृषि हमें क्या देती है, कच्चा माल। देखो, हंसो मत, देखो इधर, कच्चा माल का मतलब होता है कि ऐसा सामान जिससे उपयोग करके कोई और नया चीज बना सकते हैं। जैसे कि गेहूं का उपयोग करके बिस्कुट बना लिए, तो गेहूं क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। चीनी बनाओगे तो गन्ना का उपयोग करेंगे, कच्चा माल क्या हो गया। कपास जानते हो, कपास, कपास का उपयोग करके सूती कपड़ा बनता है, सूती वस्त्र। तो बताइए, सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग होगा, पूछता है घुमा के। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग होगा। तुम नहा के आया है, ईमानदारी से बोल। अब कहता है नहीं नहाए, नहा क्या करो, ईमानदार है इसका मतलब। गुड्डू ध्यान दो, लक्ष्य नहीं ना भूल रहा है तुम, एक ही लक्ष्य, चौपट करना है। जहीं हो, जहां हो उसको खोज के लाएंगे, चौपट करेगा तू। तो कच्चा माल में कृषि का उपयोग होगा, होगा। इतना ही नहीं, कृषि का तो इतना महत्व है कि जब व्यापार होती है किसी चीज का, धान गेहूं बिकता है तो उसकी कीमत भी लगती है, तो उससे हमें पैसा मिलता है। उसके साथ साथ कृषि का सिर्फ एक देश से एक देश में ही व्यापार नहीं होता है, एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार होता है, जिससे कि अधिक फायदा होती है। हम रूस को गेहूं बेच सकते हैं, चाइना को गेहूं बेच सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हम बेच सकते हैं, हाँ, किसी देश को हम बेच सकते हैं। तो कृषि जो है ना, ये हमें व्यापारिक तौर पे भी लाभ दिलवाता है। तो हम यहाँ पे पहला बात कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्राण कौन है, तो कृषि है। अर्थव्यवस्था का प्राण मतलब होता है पैसा। भारत के पास जितना पैसा है ना इनकम का, उसमें से मान लो भारत कितना कमाता है, 100% कमाता है, इसमें से 24% रुपया ना भारत को सिर्फ कृषि से मिलता है। टैक्स वैक्स लगा हुआ के भारत सरकार को कितना कमाता है कृषि से। अच्छा बताओ, खेती कौन किया, मेहनत किया किसान, सब कुछ किया किसान। और किसान को फायदा नहीं दिलाता है, या दिलाता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन देश को कितना पहुंचाता है फायदा, इससे अधिक फायदा देश को किसी चीज से नहीं मिलता है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण कृषि को कहते हैं। कृषि से भारत सरकार को 24% की लाभ होती है, फिर भी सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती है जो लगभग किसान के लिए ठीक नहीं होती है। इसी बीच में वो कानून आया था, किसान एक्ट करके आया था ना, तो उसमें किसान सब क्या किया था, विरोध किया था कि नहीं विरोध किया था। आखिर सरकार को पीछे हटना ही पड़ा, ठीक है। आप खुद सोचिए, आप सोचते हैं कि किसान को थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन कृषि से भारत सरकार को 24% की फायदा होती है। इतना फायदा भारत सरकार को न बैंक से होता है,
न मोबाइल से होता है, न इंटरनेट से होता है, न किसी और चीज के व्यापार से होता है, कृषि से होता है। और कृषि में सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार खुद खेती करने नहीं जाती है, खेती करते हैं गांव के किसान और मजा मारते हैं 24% अकेले ही। तो सबसे अधिक फायदा भारत सरकार को कृषि से हो रही थी। तो भारत सरकार सोचा कि अगर इस कृषि को हम प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देंगे तो इस 24 की जगह पर 50 पहुंचा देगा फायदा। तो किसान का उस समय नुकसान हो जाता ना, और प्राइवेट लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए लोगों ने मिलकर के इसका विरोध लगभग 2 वर्षों तक किया, तब मोदी जी पीछे हटे। मोदी जी सीधे पीछे नहीं हटते हैं, बहुत तो ठीक हो तो खराब चीज़ है मोदी जी। बस एक बाद मित्रों, अभी देश कोरोना जैसी समस्याओं से गुजरकर जस्ट उभरा है। आप घबराइए मत, अच्छे दिन आएंगे, आता है अच्छा दिन। अब यही बात वो अगला चुनाव में कहेंगे कि अच्छे दिन आएंगे, फिर लोग दे देगा वोट। लोग को क्या है। हाँ, मोदी जी की कुछ नीतियाँ ठीक है, जैसे विदेश नीति उनका बहुत बढ़िया है, विश्व में मोदी का माना जाता है दबदबा, लेकिन घरे में आके फुसकी बम हो जाते हैं। तो जो जहाँ सही है उसको सही करना हम लोग का काम है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कृषि के बारे में समझ गए, अब बात करते हैं कृषि। कृषि इतनी मतलब कृषि जो होती है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कृषि पर बहुत मुख्य रूप से निर्भर तो है, तो सिर्फ कृषि पर ही लोग है। जैसे पंजाब के लोग इतने कृषि पर निर्भर है कि कृषि खेती करके वो थार गाड़ी पर घूमते। थार जानते हो, 20 लाख का कार आता है एक, उसका ट्रैक्टर में 4 गो डीजे लगल रहता है पंजाब वालों का। BMW से घूमता है, ऑडी कार से घूमता है वो लोग, 1 करोड़ का कार से किसान घूमता है पंजाब का, समझे। तो कृषि से हमारे कहने का मतलब है, कृषि जो चीज है इसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वह है भूमि। तो हम कह सकते हैं कि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि है। अगर भूमि नहीं है तो कृषि कर पाना संभव बिल्कुल नहीं है। यह भूमि जिसके पास अधिक होता है वह व्यक्ति अमीर कहा जाता है, और जिसके पास भूमि कम हो वह व्यक्ति थोड़ा बहुत गरीब की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। और आपको एक बात ये भी बताए हुए हैं कि जहाँ पे वर्षा अधिक, वर्षा की मात्रा जिस कृषि को करने के लिए वर्षा ऊपर की ओर तीर दे देंगे तो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है उस तरह के कृषि को कौन सा कृषि कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं? जहाँ वर्षा अधिक मांगता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बात करें हम? हाँ, यही सब बात है। अब बात सुनिए, ये जो कृषि है ना, यह कृषि मानव के लिए बहुत, किसानों खेती करने के लिए बहुत, क्योंकि आप एक बात खुद सोचिए कि खेती करने के लिए कृषि की आवश्यकता होती है। अगर खेत ना होगा तब कोई भी बिछन कहाँ बोएगा? हवा में। तो क्या कृषि, खेत के बिना, क्या भूमि के बिना कृषि संभव है? सवाल पूछेगा, हल्का हल्का सवाल पूछता है, किसके बिना कृषि संभव नहीं है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी भूमि। ऑप्शन डी के मारो तराक से, सीधे गोल करके आ जाओ वहां से, सही नंबर है। कबो कबो तो ऑटोमेटिक खेत से बहुत सारी चीजें निकल जाती है ना। एक किसान क्या करता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से उगाता है। किसान अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं उगाएगा तो उसी खेत में धान होगा, उसी खेत में दूभी हो जाता है। वो दूभी को कचरी कहता है गांव में कहता है ना। आगे देखो, अब तो भूमि, कृषि के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस खेत में अधिक पानी देने के बाद कृषि होती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं। अधिक पानी देने का मतलब यह नहीं कि पूरा लथपथ कर दो पानी से, एक मात्रा में पानी चाहिए। शुष्क कृषि में होती है ना, पानी यानी वर्षा की पानी या जल की पानी 75 सेंटीमीटर नापी जाती है। अच्छा, वर्षा के जल को किस चीज से नापा जाता है? तो सेंटीमीटर से। तो शुष्क वर्षा के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए? शुष्क खेती में 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। उसके बाद एक और कृषि आता है जिसे कहते हैं आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि में 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होना चाहिए, इसमें 75 से कम होना चाहिए।
शुष्क और आर्द्र में अंतर समझ गए। यह कृषि सिर्फ कृषि के लिए ही उपयोग में नहीं आता है, इसके अन्य सारे भी उपयोग है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक भूमि है, जमीन है, तो वह व्यक्ति गांव के सबसे जाने माने या अमीर लोगों में गिने जाते हैं। भूमि एकमात्र ऐसा संसाधन है, जब इंसान को मुसीबत आएगी, दुख आएगा, तो वह उस भूमि को गिरवी रख सकता है या उस भूमि को वह बेच करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि सिर्फ कृषि के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारी जरूरत और मुसीबत में काम आने वाली भी चीज़ है। भूमि एकमात्र ऐसा चीज़ है जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर देता है। अगर आप गरीब है और आपके पास कहीं ना कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया या बहुत सारा पैसा नहीं भी आया, कोई एक ऐसा आदमी जो मरने वाला है, उस आदमी के पास बहुत 100 बीघा जमीन है, कहेगा 100 बीघा जमीन हम इसको दे देंगे क्योंकि मरने से पहले ये हमको बहुत सेवा किया है। तो आप एक बस उस बुढ़ऊ को मरने से पहले साइन करके जो आपको दे देगा, तो कल होके आपको कोई नौकर नहीं कहेगा कि बुढ़वा का नौकर है, अब वो कहेगा कि 100 बीघा के मालिक है। और तुम्हारे अंदर कई सारे नौकर आ जाएंगे तुम्हारा खेत में काम करने के लिए। तो इससे यह समझ में आती है ना कि भूमि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है। वही बात करते हैं तो हमें मुसीबत पर बेचकर वो पैसा दे देती है, गिरवी रखने पर भी पैसा दे देती है। हाँ, लेकिन जिन व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, तो जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं होता है उसे हम कहते हैं भूमिहीन व्यक्ति। और भूमिहीन व्यक्ति क्या इन सब फायदाओं का लाभ उठा सकता है? नहीं ना उठा सकता है। वो क्या बेचेगा जब उसके पास भूमि है ही नहीं? तो हम कह सकते हैं भूमि सिर्फ खेती के लिए ही महत्वपूर्ण साधन नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा, मुसीबत में काम, यानी बहुत सारी चीज़ों में भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, यहाँ तक आपको आज का क्लास ये समझ में आया? ठीक है, आगे इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले, तो इससे आगे हमें पढ़ना है कृषि। कृषि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़िएगा जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद उसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद पढ़िएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र पढ़िएगा, सेवा क्षेत्र पढ़िएगा। ये सब चीज़ें हम आगे के क्लास में कल से करेंगे। ठीक है, आज जितना आपको पढ़ाया गया है उम्मीद करते हैं आप वो सारा चीज़ हमें कल सुनाइएगा, और एक बेहतर याद करने का जरिया होगा कि आप उसे समझ के पढ़ें, या ये जो वीडियो होता है ना, वीडियो जो रिकॉर्ड होता है ना, तो अगर मोबाइल तो बहुत कम लोग यूज करते हो, अगर मोबाइल यूज करते हो ना, तो एक होता है कि हम उसका ऑडियो कन्वर्ट कर लेते हैं लोड करके, या उसको कहीं से अवेलेबल कर लेते हैं ऑडियो को, और ऑडियो से हम लोग हेडफोन में लगा के सुनते हैं तो हम लोग को पूरा याद रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत काम, जिस तरह गाना बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा ना, उसीलिए इस तरह इस सब बातों को सुनोगे तो तुमको बिना याद किए सारा चीज़ याद रहेगा। स्मार्ट समय में स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? और सुन लेना, याद हो जाना, तो उसको लिखना, क्योंकि राइटिंग बनेगी, लिखने का तरीका बदलेगा। नोट पढ़ोगे तो तुम्हारा भाषा बदलेगा। हालांकि इसमें एनसीईआरटी का ही भाषा चला है कि नहीं चला है, तो हम आप लोग आगे क्लास इसका कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पे।